Namaste friends, Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram, Har Har Mahadev. This is Dr. Manoj Kumar Gupta, your friend, your best wisher, always helping hand to get your degree. That is CA. Friends, welcome back to Manoj Ka FR, conceptual word of FR, right? Friends, first of all, wish you very happy Holi. होली की राम राम। और आई होप कि आपकी होली बहुत अच्छी रही, खूब मजे किए और होलिका दहन में सब कष्ट नष्ट हो गए और सब अच्छाई हमारे सामने आ गई हैं, बराबर। एंड फ्रेंड्स, ये जो एग्जाम भी अभी आने वाला है आपका, उसके लिए भी आप 100% पॉजिटिव होके रिजल्ट लाओगे, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो जो हमारे इंडियाज फटाफट का हमने सीरीज चालू किया है उसी के रिलेटेड है। इंडियाज फटाफट में हम हर एक इंडियाज को 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर जो एग्जाम के कॉन्सेप्ट हैं वो हम कवर करेंगे। और उसके लिए मनोज का FR जो बुक है, जो आपके लिए अवेलेबल हो चुकी है, मार्केट में भी आ चुकी है, उसकी हेल्प लेंगे और आपको बताएंगे कैसे यूज करना है, सो दैट एग्जाम के एनी क्वेश्चन यू कैन टैकल विद इन दिस 10 मिनट फॉर एनी इंडियाज, राइट। सो कोई भी इंडियाज आ जाए, 10 मिनट एक इंडियाज के लिए देंगे, 10 से 15 मिनट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, क्योंकि मेरा एक इच्छा है कि एग्जाम का भी एक सम हम हाथ से लगाएं, सो दैट आपका वो इंडियाज फटाफट का सीरीज एकदम इफेक्टिव हो जाएगा, राइट। सो इंडियाज फटाफट हम चालू कर रहे हैं। ऐसे इंडियाज लेंगे जो इंडियाज है सिंपल लेकिन एग्जाम में आते हैं बट बच्चा उसको सॉल्व नहीं कर पाता है, तो उसके साथ ही आज हम चालू करने वाले इंडियाज 2 इन्वेंट्री, राइट। मोस्टली हर एग्जाम में आया है फ्रेंड, दिसंबर 21 में भी आया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस अपनी बुक से आए हैं, मैंने आपको बताया हुआ है पहले ही, मैंने बुक में भी मेंशन भी कर दिया है कि ये वाला क्वेश्चन इस टाइम में आया है, ये वाला क्वेश्चन इस टाइम में आया है, मैं बुक में आपके सामने रखूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंडियाज 2। आप लोगों के पास अगर मनोज के FR की बुक अवेलेबल है तो आप ओपन कर लीजिए, मैं भी ओपन कर लेता हूं। कलरफुल बुक जो न्यू सिलेबस के लिए बनाई है, ये देखिए इंडियाज 2 इन्वेंट्री, जो कि पेज नंबर 7.112 पे दिया हुआ है मनोज के FR क्वेश्चन सॉल्यूशन बुक के अंदर। क्वेश्चन बुक में आपको मेंशन करेंगे कौन सा क्वेश्चन कौन से टाइम में आया हुआ है, सो क्वेश्चन बुक भी हम करेंगे, राइट। सबसे पहले तो फ्रेंड्स इंडियाज का एक छोटा सा बेसिक आइडिया दे दूं मैं। इंडियाज जो है उसके अंदर डेटा इतना सारा पढ़ने को होता है लेकिन एग्जाम में इतना आता है, तो हमको उसी पे फोकस करना है कि आखिर एग्जाम में कैसे टैकल किया जाए, बड़े से बड़े इंडियाज भी हम ऐसे सॉल्व कर सके। प्लस कॉन्सेप्चुअल, याद रखो, देखो जब तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो कॉन्सेप्ट पे भी फोकस करना है और एग्जाम के सम भी आ पाए, उसके लिए इंडियाज का इतना सा पार्ट अगर आपको बराबर आ जाए, क्योंकि वही हमारा इंडियाज फटाफट का पर्पज है कि एग्जाम में जो आता है, एग्जाम में जो मेनली अपन को यूज करना होता है, उसको कैसे हम 5-10 मिनट में कंप्लीट कर लें, राइट। सो फ्रेंड्स, ये सारे इंडियाज जो हैं मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जो कि हम छोटा सा डिस्कस करेंगे, फिर एप्लीकेबिलिटी या स्कोप, जिसके अंदर थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, फिर मेन पॉइंट जिसके ऊपर मेनली एग्जाम में आता है, तो थर्ड मेन पॉइंट होगा, और फोर्थ होगा डिस्क्लोजर, जो कि एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन रहेगा। बाकी का मेन पॉइंट जो है, जो थर्ड पार्ट है, उसके अंदर एग्जाम में मेनली डिस्कशन किया जाएगा कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है हाउ टू राइट एनी इंडियाज आंसर, जो मेरी मनोज की FR बुक है उसमें भी आपको मैंने स्टार्टिंग में दे दिया है हाउ टू राइट एनी इंडियाज आंसर। तो वो 3 स्टेप में आंसर देना है, चाहे वो इंडियाज 2 हो चाहे वो कोई और इंडियाज हो। सो 3 स्टेप याद रखना है। सबसे पहले हमको इंडियाज का नाम, नंबर और उसका रूल बताना है कि क्या बोलता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड। स्टेप 2 में हमको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है इन आवर ओन वर्ड्स, एंड स्टेप 3 कंक्लूजन देना है, जहां पर 101% श्योर है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, अदरवाइज डिप्लोमेटिक। सो ऐसा हमारा फिक्स स्टेप हमने बना रखा है, वो हर एक इंडियाज में काम आएगा। यहां पर खाली इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये फर्स्ट इंडियाज फटाफट है, राइट। सो नाउ फ्रेंड्स, इंडियाज 2 इन्वेंट्री, ये सबसे पहली बात बोलता है कि इन्वेंट्री का मतलब क्या है। सो दे से देयर आर 3 टाइप ऑफ इन्वेंट्री, राइट। held for sale in ordinary course of business, that is finished goods. In the process of such process is a WIP, or in the form of material of supply to produce such goods is raw material. So तीनों स्टॉक की वैल्यूएशन यहाँ पे करनी है, उसका वैल्यूएशन कैसे करना है वो यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। सो इंट्रोडक्शन में इन्वेंट्री का सिंपल मतलब बताया हुआ है। देन स्कोप आता है, तो स्कोप में यहाँ लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से जो रिलेटेड होते हैं उन पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए इंडियाज 109 और ये सब एप्लीकेबल होता है, और एग्रीकल्चर लैंड और ये सब छोटा सा डिटेल बताया हुआ। अब आता है हम लोग मेन पॉइंट जिसके ऊपर एग्जाम में आता है। तो फ्रेंड्स याद रखो, देखो जो दिसंबर 21 में भी एग्जाम में आया हुआ है, या आप देखोगे लास्ट अटेम्प्ट में अराउंड 5 टाइम ये आया हुआ है ओवरऑल, May 18 से। तो सबके अंदर
क्वेश्चंस जो हैं वो ये मेन पॉइंट से अंदर ही आते हैं। सबसे पहला मेन पॉइंट है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इंक्लूडिंग डिटेल एंड कॉस्ट एंड एनआरवी। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कैसे करनी है डिटेल में। तो फ्रेंड्स सिंपल हम लोगों ने सीखा हुआ है, एएस में भी सीखा था। इन्वेंट्री का सिंपल मीनिंग होता है कि इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस, दैट यू नो। नाउ क्वेश्चन कि कॉस्ट मींस व्हाट और एनआरवी मींस व्हाट, तो इसके ऊपर ही क्वेश्चन घुमाया जाता है। तो फ्रेंड्स व्हाट कॉस्ट वी शुड इंक्लूड, आई थिंक ये विजिबल है सभी को, यस, व्हाट कॉस्ट वी शुड इंक्लूड। सो आंसर आता है कि वी शुड इंक्लूड ऑल कॉस्ट टिल इन्वेंट्री गेट रेडी टू सेल। जैसे फिनिश गुड्स है तो रेडी टू सेल होने तक सारी कॉस्ट लेनी चाहिए। रॉ मटेरियल है तो परचेजिंग कॉस्ट लेना चाहिए टिल इट्स गेट इनटू गो डाउन। बट ये सब ध्यान ना रखना पड़े तो याद रखो कि खाली 5 कॉस्ट नहीं लेनी है, मींस ऑल कॉस्ट विल बी इंक्लूड एक्सेप्ट 5 कॉस्ट। तो आपको कॉस्ट का पता चल जाएगा कैसे लेना है। तो कॉस्ट कौन कौन से 5 नहीं लेनी है। सबसे पहला कोई भी एबनॉर्मल कॉस्ट नहीं लेना है। याद रखो पूरा इन्वेंट्री नॉर्मल कॉस्ट बेस पे सिस्टम पे चलता है, जैसे हमारा कॉस्टिंग सिस्टम होता है वैसे यहां पे भी आता है। तो नॉर्मल कॉस्ट लेनी है, एबनॉर्मल कॉस्ट नहीं लेनी है। एनी फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं लेनी है, जिसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं, वो भी नहीं लेना है। उसके कुछ एक्सेप्शन है वो आपको बताएंगे, हाँ, लेकिन फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं लेनी है क्योंकि बाकी के सारे कॉस्ट लेनी है 5 कॉस्ट को छोड़ के। तो पहला क्या हो गया एबनॉर्मल कॉस्ट, दूसरा क्या हो गया फाइनेंशियल कॉस्ट जैसे इंटरेस्ट, थर्ड गोडाउन रेंट, स्टोरेज कॉस्ट वो नहीं लेना है, फोर्थ एनी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, और 5 एनी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। क्योंकि ये सब लेंगे तो इन्वेंट्री के भाव और बढ़ते ही जाएंगे, जबकि हमारा पर्पस होता है कि इन्वेंट्री को हम इमीडिएटली सेल करना है। तो 5 आइटम बताइए एक बार क्या क्या नहीं लेना है। सबसे पहले एबनॉर्मल कॉस्ट, देन फाइनेंशियल कॉस्ट, वेरी गुड, देन यस गोडाउन रेंट और स्टोरेज कॉस्ट, एंड फोर्थ एनी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट एनी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। इन 5 को छोड़ के बाकी की सारी कॉस्ट इन्वेंट्री को गेट रेडी टू यूज लेनी। ओके, नाउ व्हाट इज एनआरवी। सो एनआरवी का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू दैट इज इनडायरेक्टली मार्केट वैल्यू, बट मार्केट वैल्यू नहीं है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आपको देगा कि मार्केट वैल्यू जो है उसमें आफ्टर सेल कॉस्ट भी कुछ होने वाली है। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज आपने कोई एसी परचेज किया, नाउ एसी की परचेजिंग कॉस्ट है 50,000 की, बट बोलता है कि इसके साथ इंस्टॉलेशन फ्री है, इसके साथ 2 सर्विस फ्री है। तो ऐसे केस में इंस्टॉलेशन और सर्विस जो है वो फ्री है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कॉस्ट नहीं होती है, उसकी कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है। तो हम अगर उससे बोले कि एसी के इंस्टॉलेशन और सर्विस जो हमारी दूसरी एसी का तू करके दे दे जबकि ये फ्री है, तो वो नहीं देगा, इसका मतलब उसकी कुछ कॉस्ट है। सो वो कॉस्ट क्या है, वो कॉस्ट अगर हमको पता चल जाए तो उतना कॉस्ट हमको माइनस कर देनी है, दैट बिकम एनआरवी। ओके, नाउ फ्रेंड्स आपको याद होगा मैं जो फटाफट इंडेक्स में एक्सप्लेन कर रहा हूं सबका पर्पज ये है कि ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूं वो आप एग्जाम के दिन याद रख सको। तो या तो तुम ये वॉइस क्लिप की तरह सुन लेना, या फिर जो मेरे नोट्स हैं, जो मेरा ये मनोज कैफार जो बुक बना के आपको तैयार किया जो कि मार्केट में अवेलेबल है, उसके अंदर ये वर्ड टू वर्ड लिखे हुए हैं, यानी हर एक इंडेक्स को 3-4 पेज के अंदर कवर किया हुआ है, सारे मेन पॉइंट के साथ एग्जाम के सम आप इजीली लगा सकते हैं। ओके, सो ऐसे हमारा पहला पॉइंट हो गया व्हाट इज कॉस्ट एंड व्हाट इज एनआरवी। तो कॉस्ट एंड एनआरवी व्हिचएवर इज लेस पे वैल्यू करना है, सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन, जो कि हम एक्सेप्शन पे भी आने वाले हैं। ओके, नाउ एक्सेप्शन क्या है, तो एक्सेप्शन भी सुन लीजिए क्योंकि इंडेक्स फटाफट है। यहां पर अगर रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स दोनों का इन्वेंटरी दिया हुआ है, किसका, रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, सो ऐसे केस में फिनिश गुड्स को पहले वैल्यू किया जाएगा कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस पर। अगर फिनिश गुड्स की एनआरवी ज्यादा है, कॉस्ट कम है, तो फिनिश गुड्स विल बी वैल्यूड एट एनआरवी। फाइनल हो गया। ऐसे केस में रॉ मटेरियल भी कॉस्ट पे वैल्यू किया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एनआरवी ऑफ रॉ मटेरियल। एक बार फिर से सुन लेने इस बात को, हमारा फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल दोनों का स्टॉक साथ में वैल्यू करना होता है। ऐसे केस में फिनिश गुड्स की वैल्यू अगर मार्केट में अच्छी है तो फिनिश गुड्स को तो हम कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे ही, क्योंकि फिनिश गुड्स का एनआरवी ज्यादा है, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस। ऐसे केस में रॉ मटेरियल को भी कॉस्ट पे वैल्यू किया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एनआरवी। लेकिन अगर फिनिश गुड्स का एनआरवी कम है मार्केट में तो फिनिश गुड्स को एनआरवी में वैल्यू किया जाएगा। ऐसे केस में रॉ मटेरियल को फिक्स नहीं है किस पे वैल्यू करना है, ऐसे केस में रॉ मटेरियल को कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस पे वैल्यू किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन है हम लोग कंजर्वेटिव सिस्टम फॉलो करते हैं, और अगर हमारा फिनिश गुड्स अच्छे भाव पे है तो हमको रॉ मटेरियल की टेंशन नहीं है, लेकिन अगर हमारा फिनिश गुड्स अच्छे भाव से नहीं है तो रॉ मटेरियल की टेंशन होगी। इसके लिए हम रॉ मटेरियल को एट कॉस्ट एंड व्हिचएवर इज लेस पे वैल्यू करेंगे। सो एक्सेप्शन क्या हुआ कि अगर फिनिश गुड्स का भाव अच्छा है तो ऐसे केस में रॉ मटेरियल को एनआरवी वैल्यू नहीं करना है बल्कि कॉस्ट पे वैल्यू करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनआरवी।
बट अगर फिनिश गुड्स का भाव अच्छा नहीं है, माने एनआरबी फिनिश गुड्स की कम है, तो ऐसे केस में रॉ मटेरियल को कॉस्ट और एनआरबी बचे हुए लेस पे वैल्यू करना पड़ेगा। तो एक एक्सेप्शन ये हो गया जो कि कॉस्ट के साथ ही आना था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके, दूसरा एक्सेप्शन कि अगर सपोज हम नॉर्मल कॉस्ट पे वैल्यू कर रहे हैं और नॉर्मल कॉस्ट पे वैल्यू करते पर हमको पता चल रहा है कि एक्चुअल जो कॉस्ट आ रही है वो नॉर्मल कॉस्ट से भी कम आ रही है। ये स्पेशली याद रखना, ये इंडेस में है, पहले एएस में नहीं हुआ करता था। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्या बोला मैंने कि अगर नॉर्मल कॉस्ट एक्चुअल में कम आ रही है और जो हमने चार्ज किया था वो ज्यादा है, तो ऐसे केस में इंडेस 2 बोलता है कि एक्चुअल बेस पे कन्वर्ट कर दो और इन्वेंट्री की वैल्यू एक्चुअल में कम पड़ रही है तो कंपेयर कॉस्ट। कैसी कॉस्ट? जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमने सपोज कोई फिनिश गुड्स हमारी बुक्स में कैलकुलेट करते हैं, हम लोग फिनिश गुड्स की वैल्यू निकालते हैं, तो फिक्स ओवरहेड को हम रिकवर करते हैं ऑन द बेस ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन। अब नॉर्मल प्रोडक्शन हमने अज्यूम किया है सपोज 10 लाख का। एक छोटा सम भी है, मैं सम भी ले लेता हूँ वो, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हमारे एग्जाम में आया हुआ सम है, वो एग्जाम में सम निकाल। ये देखिए, ये हमारे बुक का क्वेश्चन बुक है जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सारे क्वेश्चन एग्जाम में कौन कौन से डेट को आया, जैसे ये वाला क्वेश्चन मई 17 में आया हुआ है। इससे पहले और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन कभी आया है वो भी बताया है। ये देखिए, आप देख सकते हो, जैसे अभी ये नवंबर 20 में आया है क्वेश्चन। ये दिसंबर 21 में आया हुआ है। यू कैन सी, दिख रहा है ना सबको? सो ऐसे करके सारे क्वेश्चंस का यहाँ पर एक्सेप्शन बताया हुआ है। एक क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था वहां पे अपन को देखना है, तो ये 17 का क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में आया हुआ है। ये देखिए, ये क्वेश्चन के अंदर जस्ट मैं रीड करता हूं, हमको वैल्यू कैसे निकालना है, जो भी हमने डिस्कशन किया ना, इन्वेंटरी शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट एनआरबी व्हिचएवर लेस, तो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है वो भी यहाँ पर आया हुआ है, एनआरबी कैसे कैलकुलेट करना है वो भी यहाँ पर आया हुआ है। प्लस जो एक्सेप्शन है कि अगर हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है कंपेयर टू नॉर्मल प्रोडक्शन, तो हमको एक्चुअल प्रोडक्शन पे इन्वेंटरी को कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी उसकी वजह से। आर यू अंडरस्टूड? सो लेट्स रीड इन स्मॉल वर्ड। पर्टिकुलर ओपनिंग इन्वेंटरी इज गिवन, फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल बोथ आर गिवन, राइट? इसकी वैल्यू भी दिया हुआ है। परचेज, देन लेबर, ओवरहेड फिक्स्ड। ये ओवरहेड फिक्स्ड पे ध्यान रखना, क्योंकि इसके ऊपर ही मेनली फोकस होता है। अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में ओवरहेड फिक्स दिया है, उनको ही रिकवर करने में प्रॉब्लम आती है, उनमें ही एक्सेप्शन यूज होता है, राइट? फिर सेल, फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल और फिनिश दोनों का दिया हुआ है। द एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर इज 15,000 kg, ये एक्सपेक्टेड है, राइट? सो अगर हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन इससे ज्यादा हो जाए तो उस केस में हमको ये सोचना पड़ेगा कि एक्चुअल कॉस्ट कम हो गई है तो हमको एक्चुअल कॉस्ट पे लेना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन यहाँ पर कितना हुआ है? सेल 10,000 का किया है, क्लोजिंग स्टॉक 1200 का है फिनिश गुड्स का, और ओपनिंग इन्वेंट्री 1000 की, मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन अराउंड 10,200 है। सो एक्चुअल प्रोडक्शन कम हुआ है। जब एक्चुअल प्रोडक्शन कम हुआ है तो हमको नॉर्मल बेस पे ही लेना है, दैट इज 15,000। तो ओवरहेड की रिकवरी किस पे लिया जाएगा? 15,000 के बेस पर। ओके, सो फिनिश प्रोडक्शन, ड्यू टू फॉल इन द मार्केट डिमांड द सेल प्राइस ऑफ द फिनिश गुड्स was 20 per kg and the replacement cost of the raw material is 9.5 per kg. Okay, you are required to calculate the closing inventory on the date. तो क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर हमने जो परचेज किया हुआ है वो परचेज हमने 10 रुपीज के हिसाब से किया है रॉ मटेरियल का, तो रॉ मटेरियल का भाव 10 रुपीज के हिसाब से है, और फिनिश गुड्स का भाव क्या है वो हमको कैलकुलेट करना है। सो नाउ वैल्यू कैलकुलेट करना है। जब रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स दोनों आता है तो पहले फिनिश गुड्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पर फिनिश गुड्स की वैल्यू कैलकुलेट करने पर अगर फिनिश गुड्स का एनआरवी ज्यादा है तो वो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स तो कॉस्ट वैल्यू किया ही जाएगा, बल्कि रॉ मटेरियल भी कॉस्ट वैल्यू किया जाएगा, क्योंकि फिनिश गुड्स का भाव अच्छा है तो हमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आर यू अंडरस्टूड? सो लेट्स कैलकुलेट। सबसे हमको किसका वैल्यू निकालना है? तो सबसे हमको वैल्यू निकालना है फिनिश गुड्स का। सो वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स, पहले आंसर टू क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 16 है, जो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पेज 98 इन मनोज की एफआर बुक। ऑलवेज वी शुड राइट, राइट? सो फ्रॉम मनोज का एफआर बुक। ये क्या है, आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो थोड़ा सा इंडेक्स फटाफट जरूर है, लेकिन एक प्रैक्टिकल समझ आ जाएगा, राइट? फिनिश गुड्स का वैल्यू पहले निकालना है। थोड़ा मैं फास्ट लिखूंगा फ्रेंड्स, प्लीज अपने हिसाब से यूज कर लेना।
उसके अंदर रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना है 10 रुपीज, क्योंकि अपने बात की ना 10,000 केजी परचेज किया और 10,000 1 लाख में परचेज किया है। फिर लेबर एंड ओवरहेड्स, ये दोनों कॉस्ट और ऐड करनी है। तो आप देख लीजिए लेबर कितनी है 76,500 और कितना प्रोडक्शन हमने किया है 10,200 का। सो एक बार डिवाइड देके देख लीजिए कितने अमाउंट आती है 76,500 डिवाइडेड बाय 10,200। ये 10,200 कैसे है वो हमने प्रोडक्शन बेस निकाला, तो सेल दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है और ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो दोनों को एडजस्ट किया तो 10,200 हमारा प्रोडक्शन निकलता है। ओके, सो नाउ ये हो गया 7.5। फिर ओवरहेड के लिए हमने बात किया कि ओवरहेड का एक्चुअल प्रोडक्शन अगर कम है तो नॉर्मल बेस पे लेना है, राइट। सो नॉर्मल बेस पे लेने के लिए हमारे पास ओवरहेड कितने इनकर्ड हुए हैं 75,000 और नॉर्मल प्रोडक्शन 15,000 का है। सो 75,000 डिवाइडेड बाय 15,000। यहां पर याद रखो ये 15,000 इसलिए लिया है क्योंकि 15,000 एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन ज्यादा है एक्चुअल प्रोडक्शन से। अगर एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा होता तो यहां पर 15,000 लिया जाता, एक्चुअल प्रोडक्शन लिया जाता, याद रखना। ओके, सो कितना हो जाएगा ये 75,000 डिवाइडेड बाय 15, 5 रुपीज ये ऐड कर दिया जाएगा। सो ओवरऑल कितना अमाउंट हो गया 22.5, बराबर है। सो ये हमारी अमाउंट आया कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स पर यूनिट, राइट। जबकि एनआरबी फिनिश गुड्स की कितनी दी हुई है 20 रुपीज। सो किस पे वैल्यू किया जाएगा एनआरबी पे, विच एवर इज लेस, बराबर। सो 20 रुपीज वैल्यू की जाएगी। अब ऐसे केस में फिनिश गुड्स का वैल्यू जब एनआरबी पे आ गया है तो रॉ मटेरियल इंडिपेंडेंट हो गया। अभी रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे नहीं लिया जा सकता, इंडिपेंडेंट सोचना है रॉ मटेरियल के बारे में। कैसे सोचेंगे तो देखिए, अभी रॉ मटेरियल के लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, रॉ मटेरियल का पहले कॉस्ट कितना है। सो कॉस्ट 10 रुपीज में बाय किया है हमने और उसका एनआरबी हमको दिया हुआ है, हमने रीड किया था 9.5 का। सो विच एवर इज लेस, सो 9.5 पे वैल्यू किया जाएगा, दैट इज एनआरबी। क्योंकि इसका एनआरबी कम है, अगर इसका एनआरबी ज्यादा होता तो कॉस्ट पे वैल्यू करते, लेकिन अगर फिनिश गुड्स का एनआरबी ज्यादा होता तो फिनिश गुड्स को तो और कॉस्ट पे वैल्यू करते ही, ऐसे केस में रॉ मटेरियल को भी कॉस्ट पे वैल्यू करते, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स एनआरबी। बट यहां पर ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे कवर हो गए कि एक्सेप्शन भी समझ में आ गया है, रॉ मटेरियल के साथ फिनिश गुड्स को कैसे वैल्यू करना है वो भी समझ आ चुका है। एग्जाम का समय फ्रेंड्स, और हमारे मॉड्यूल में भी दिया हुआ है। मेरा बुक मतलब आईसीआई का मटेरियल ही होता है, इसलिए मैं बोलता हूं मेरी बुक से, बट इनडायरेक्टली मॉड्यूल से है। ओके, सो फ्रेंड्स दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन, ठीक। सो ये एक्सेप्शनल केस हो गए। इसके अलावा एक्सेप्शनल और भी दिए हुए हैं थोड़े से, दैट इज समथिंग लाइक अगर गोल्ड है तो उसकी वैल्यू हमको ऑलवेज एनआरबी पे करनी है। इसके अलावा अगर ऐसा कोई मटेरियल है जिसको रखना थोड़ा मैंडेटरी है कुछ टाइम के लिए, जैसे कि सपोज वाइन है तो वाइन का स्टॉक रखना पड़ेगा मैंडेटरी, नहीं तो वो सेल नहीं होगा, तो ऐसे केस में उस पर फाइनेंशियल कॉस्ट भी ऐड किया जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आता है, बट आए तो आप ऐसे सोच सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। बाकी का ये टेक्निक और मेजरमेंट है, ये हमने इंडायरेक्टली डिस्कस कर लिया है, और अकाउंट ट्रीटमेंट यही करना है कि वैल्यूएशन कितना होगा वो हमको दिखाना है। ओके, नाउ फ्रेंड्स ये सारी बातें जो मैंने बोली हैं वो यहां पर इसमें लिखी हुई है। सो आपको नोट्स अगर एक बार आपने अच्छे से रीड कर लिया तो ये सारी की सारी चीज, जैसे आपको मैंने बोला ये 5 कॉस्ट नहीं आती हैं, ये सब लिखा हुआ है एकदम परफेक्ट तरीके से, कलरफुल बुक में आपको बना के दिया है कैसे करना है, ये सारा प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। बट हमारा इंडियस फटाफट का पर्पज यही था कि एक आपको आइडिया मिल जाए। बाद में इंडियस और ईएस का डिफरेंस भी यहाँ पे दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। बाद में 1-2 क्वेश्चन भी हाथ से लगाए हैं, जिससे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, 3 स्टेप में कैसे और आंसर लिखना है। तो ये सब 3 स्टेप में आंसर लिखने के तरीके बताए हुए हैं। इसके बाद में इंडियस खत्म हो गया, नया इंडियस चालू हो गया। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि पहला इंडियस था थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा है, बट आई एम श्योर कि आपको बराबर समझा है। ऐसे ही नेक्स्ट इंडियस फटाफट के साथ हम वापस चालू होंगे। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, यू मोस्ट वेलकम, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मेरे को बता सकते हो। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर अब तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच, जय श्री राम, बाय बाय।